तो यूनिट 3 का वन शॉट करना है हमने अभी, ठीक है। यूनिट 3 में आपके दो मेन टॉपिक्स हैं। वन इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी और दूसरा है फाइल हैंडलिंग, ठीक है। सो प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं, हमने प्रोग्राम्स किए थे प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले भी, ठीक है। वी हैव डन दोस प्रोग्राम्स एंड ऑल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द होल थ्योरी जो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। और इसके जो नोट्स मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये मैं आपको भी व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। सो आई विल बी सेंडिंग यू ऑन दी WhatsApp both the PDFs for file handling as well as for the OOPS. So OOPS एक ऐसी चीज है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, इट्स नथिंग न्यू, क्योंकि आपने इससे पहले जावा पढ़ा है विच इज योर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन का पेपर आपने दे दिया है, पाइथन में भी हमने OOPS के कंसेप्ट पढ़े थे। इट्स द सेम थिंग अगेन, बट सिंटेक्स जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हर चीज ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कंसिडर की जाती है। सो एवरीथिंग इज कंसिडर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब इसके सारे वही फीचर्स आपको पता होने चाहिए कि इसमें इनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। एंड वी बेसिकली यूज दिस फीचर कॉल्ड डोंट रिपीट योरसेल्फ, मतलब एक कोड को एक बार लिखते हैं और उसको हम बार बार कॉल कर सकते हैं। सो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज समथिंग विच हैज सर्टेन फीचर्स एंड ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन दोज फीचर्स। और क्लास क्या होती है? जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वो इसके आगे अभी सारी डेफिनेशंस है, वो आप यहाँ से याद कर सकते हो। सो क्लास इज अ टेम्पलेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और जनरल डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हो। तो क्लास के अंदर आपके पास डिफाइन करते कैसे हम पीएचपी में, तो ये तो आपको लिखना ही है। व्हेन यू हैव टू स्टार्ट अ पीएचपी कोड, ऑब्वियसली इट हैज टू बी इनक्लोज्ड इन ओपनिंग पीएचपी टैग एंड क्लोजिंग पीएचपी टैग। फिर सिंपल सा काम करना होता है, क्लास लिखा, क्लास का नाम लिखा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यू हैव टू डिफाइन योर क्लास, जैसे आप जावा में करते थे। बाकी यहाँ पे जब आप वेरिएबल्स लोगे तो डॉलर से शुरू होते हैं आपके वेरिएबल्स। स्कोप यहाँ पे भी होता है, आपको स्कोप बताना है इफ यू वांट। इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर्स, और यू कॉल इट विजिबिलिटी मोड्स। कैन यू टेल मी व्हाट ऑल एक्सेस स्पेसिफायर्स और विजिबिलिटी मोड्स आर अवेलेबल? कौन कौन से यूज होते हैं? वो तो जैसे हमने पीवाईक्यू में देखे थे ना, विशिष्ट जो पेपर देखा था, तो यही आ सकता है आपके पास कि एक फॉर्म है, उससे लॉगिन का कोड करके दिखाओ। वो तो फॉर्म्स के ऊपर आ गया ना। क्लास के ऊपर तो जैसे कल हमने देख किया था एक क्वेश्चन कि आपको एक क्लास बनानी है एम्प्लॉय, उसके अंदर ये डेटा मेंबर्स होने चाहिए, उसमें कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बनाओ और बाकी के फंक्शंस बना के दिखाओ। तो उस तरह से आपको किसी भी चीज की क्लास बनाने के लिए आ सकती है, ठीक है। Access specifiers public, private, protected. So private is which can be used only within the class. Public which can be used anywhere in the program, outside the class as well. And protected is used only in case of inheritance. फंक्शन बनाने के लिए आप फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, और फिर कोई पैरामीटर वगैरह रिसीव करना हो तो कर सकते हैं। दो स्पेशल तरह के ये जो फंक्शंस होते हैं इनको कहते हैं म्यूटेटर्स and assessors. So simple words में mutator means set methods, assessor means get methods. जैसे इसमें हमारी प्रॉपर्टी है नेम, तो हमने फंक्शन बनाया set name और एक पैरामीटर रिसीव किया और उसको हमने स्टोर करा दिया ऑब्जेक्ट में। गेट नेम से हम उसको रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। तो सेट म्यूटेट, म्यूटेट मतलब मॉडिफाई करना। तो म्यूटेबल था ना, पाइथन में भी पढ़ा था आपने, म्यूटेबल मतलब जो मॉडिफाई हो सकता है। सो म्यूटेटर जो मॉडिफाई कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट की डेटा को, और असेसर जो सिर्फ उसको एक्सेस करके रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या चीज है? डॉलर दिस इज अ इनबिल्ट पॉइंटर, सो इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट जिसके लिए आपका फंक्शन कॉल हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिस पॉइंटर में होता है, और एरो लगाकर हम इसके मेंबर्स को एक्सेस करते हैं क्योंकि ये पॉइंटर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं, हम पॉइंटर्स ही लेते हैं पीएचपी में, सो इट्स विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स ओनली। तो दिस एरो नेम, दिस एरो रोल नंबर जो भी आपका है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि चलो क्लास तो बन गई, अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? क्लास आपने बना लिया, आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, जो भी आप ऑब्जेक्ट का नाम देना चाहते हो। न्यू कीवर्ड यूज होता है टू एलोकेट द मेमोरी, ठीक है। न्यू कीवर्ड यूज करोगे और फिर आप यहाँ पर दे दोगे क्लास का नाम, ठीक है।
तो इससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसकी जो भी मेमोरी लोकेशन है वो यहाँ ऑब्जेक्ट में जाकर स्टोर हो जाएगा, फिर इसके थ्रू हम उसको रेफर कर सकते हैं। सो आपके पास फंक्शंस है, सेट नेम, आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नाम एप्पल सेट कर दिया, दूसरे का बनाना सेट कर दिया, फिर आपने उसको यहाँ पर गेट की हेल्प से प्रिंट करा दिया, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, एक लाइन पे एप्पल, एक लाइन पे बनाना, क्योंकि बी आर है बीच में इसलिए नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आप इसके अंदर और भी कोड ऐड कर सकते हो, जैसे हमने पहले सिर्फ फ्रूट का नेम सेट किया था, अब आप कलर भी सेट करना चाहते हो तो सेट कलर एंड गेट कलर भी बना लो। तो जितने भी आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं वो आप कर सकते हो। 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि दिस कीवर्ड एक्सप्लेन करो, तो दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट एंड इज ओनली अवेलेबल इनसाइड द मेथड्स, ये मैंने आपको भी बता ही दिया। और जब भी कोई चीज है, आई हैव टोल्ड यू, एग्जाम्पल देके समझाओ। अगर आपको लगता है कि मार्क्स ज्यादा है और हमने तो 2 ही लाइन लिखी है, पूरा ही नहीं हो रहा, तो ऑलवेज राइट एन एग्जाम्पल एंड देन एक्सप्लेन। ठीक है, सो इनसाइड द क्लास हम दिस यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास आपको ऑब्जेक्ट का नाम यूज करके एक्सेस करना पड़ता है। ठीक है, वी ऑल्सो हैव अ कीवर्ड कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ। ठीक है, सो ये आपको चेक करके बताता है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट किसी क्लास का है या नहीं है। जैसे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप देखना चाहते हो कि वो फ्रूट क्लास का है या नहीं, तो आप चेक कर सकते हो $A इंस्टेंस ऑफ फ्रूट, अगर तो है तो वो ट्रू देगा और अगर नहीं है तो फॉल्स देगा। ठीक है, सो दैट इज इंस्टेंस ऑफ, अगेन इट कुड बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। ये आपकी सारी डेफिनेशंस हैं, ये आपको याद करनी है। क्लास क्या है, दिस इज अ प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि हम क्लास बनाते क्यों है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है ना, इट हेल्प्स यू टू क्रिएट अ न्यू डेटा टाइप, ताकि उसके आप ऑब्जेक्ट्स बना सको। आप क्लास बनाते हो ताकि जो सिमिलर चीज से रिलेटेड वैल्यूज है उनको हम ग्रुप कर सके। जैसे अगर आपको स्टूडेंट डेटा टाइप बनाना है तो आप एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, ये सब ले लोगे। एम्प्लॉय है तो आईडी, नेम, सैलरी ले लोगे। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट आईडी, कॉस्ट, क्वांटिटी, वो सब ले लोगे। तो आप वो ग्रुप करके एक डेटा टाइप बनाते हो। ठीक है, फिर उसके जो वेरिएबल्स बनते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। क्लास के अंदर आपके पास मेंबर वेरिएबल्स भी होते हैं और फंक्शंस भी होते हैं जो उसके ऊपर काम करते हैं। अगर हम एक क्लास को यूज करके एक नई क्लास बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। जिस क्लास को आप यूज कर रहे हो उसको पेरेंट क्लास कहते हैं, जिसमें यूज कर रहे हैं उसको चाइल्ड क्लास कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, व्हेन द सेम फंक्शन वर्क्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं। तो अगर 2 आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं तो अलग फंक्शन कॉल होगा, 3 पास हो रहे हैं तो अलग कॉल होगा। दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, व्हेन द सेम थिंग बिहेव्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, देन वी हैव ओवरलोडिंग। ठीक है, आपके फंक्शंस ओवरलोड हो सकते हैं, वही पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक पार्ट है ओवरलोडिंग। सो ओवरलोडिंग में क्या होता है आपके पास कि सेम नेम के 2 फंक्शंस हैं लेकिन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट है, तो आप पास कौन से कर रहे हो, कितने कर रहे हो, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि कॉल कौन सा करना है। ठीक है, देन ये सारी डेफिनेशंस हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मींस गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ समथिंग, तो आप सिर्फ अपना बताते हो क्लास में कि क्या क्या काम हो सकता है। जब हम उसको ओवरव्यू फॉर्म में देते हैं उसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। इनकैप्सुलेशन हो गया क्लास बनाने के प्रोसीजर को, where we put the data and member functions together to form an object. कंस्ट्रक्टर बताओ, ये आप बताओगे अब। चलो, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं? जावा में तो डिस्ट्रक्टर्स होते नहीं है ना, वी डोंट हैव देम, बट पीएचपी में यू हैव डिस्ट्रक्टर्स, इन सी प्लस प्लस ऑल्सो यू हैव डिस्ट्रक्टर्स। सो कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स आर दी फंक्शन ओवरलोडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म विशिष्ट। और जब आपके पास आप इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो और आप क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ फंक्शंस को कॉल करते हो जो ओवरराइड हुए हुए हैं, वो आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है। तो जब पॉइंटर्स के साथ हम कॉल करते हैं, मान लो आपके पास 2 क्लासेस हैं, दोनों के अंदर ही शो फंक्शन है, तो आपने $A एरो शो कॉल किया या $B एरो शो कॉल किया, बट शो कौन सा वाला होगा, किस क्लास का होगा, वो डिपेंड करता है कि ए ऑब्जेक्ट किस क्लास का है। दैट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। Constructor is automatically called when the object is created and destructor is called when the object is destroyed. खुशहाल सब करेंगे बेटा अभी, यूनिट वाइज वील डू एवरीथिंग। ठीक है, कंपाइल टाइम का एग्जांपल विशिष्ट, जैसे आपने एक फंक्शन बनाया ग्रेड टेस्ट। ठीक है,
आपने एक फंक्शन बनाया ग्रेटेस्ट, उसमें आपने 2 पैरामीटर्स रिसीव कर लिए और आपने इसमें से इन दोनों में से जो बड़ा है वो रिटर्न कर दिया। आपने एक और फंक्शन बनाया, उसका नाम भी आपने ग्रेटेस्ट ही दे दिया और उसमें आपने 3 पैरामीटर्स रिसीव किए, ठीक है, और इसमें से ग्रेटेस्ट रिटर्न कर दिया। तो अब ये फंक्शन ओवरलोडिंग है। इसमें जरूरी नहीं है कि कोई क्लास हो, इसमें कोई क्लास है ही नहीं। सो इसमें क्लासेस का कंसेप्ट ही नहीं है। आपने सिर्फ 2 फंक्शन बनाए, दोनों का नाम सेम है लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है। तो जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, अब डिपेंड करेगा, अगर आप 2 वैल्यूज भेज रहे हो तो वो 2 वाले ग्रेटेस्ट को कॉल कर लेगा, अगर आप 3 वैल्यूज भेज रहे हो तो वो 3 वाले को कॉल कर लेगा। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। So having more than one function with same name but different prototype is called function और method overloading. तो कौन सा कॉल होगा वो टोटली इस चीज पे डिपेंड करेगा कि कितनी वैल्यूज पास हो रही हैं, और ये कंपाइल टाइम पे लिंक हो सकता है, इसलिए इसको कंपाइल टाइम या अर्ली पॉलीमॉर्फिज्म या अर्ली बाइंडिंग कहते हैं। और जब क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप फंक्शंस को कॉल करते हो, दे हैव सेम नेम, पर कौन सा कॉल होगा वो डिपेंड करेगा कि किस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहे हो, वो रन टाइम पे होता है। सो दैट इज डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। सो ये तो वही सब आ गया आपका कि क्लास का एक और एग्जांपल है कि हमने यहाँ पे क्लास बना ली बुक, इसमें प्राइस और टाइटल है, सेट और गेट मेथड्स बन गए, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना लिया आपने, मेंबर फंक्शंस को कॉल कर लिया, तो दिस इज जस्ट सेम एग्जांपल जैसे हमने ऊपर फ्रूट का लिया था, ये बुक का हो गया। अब आती है बारी कंस्ट्रक्टर फंक्शन की। सो कंस्ट्रक्शन फंक्शंस आर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस व्हिच आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। इसका बेस्ट चीज जो है वो ये है कि इसका नाम आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। जैसे जावा में रूल क्या था कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होना चाहिए जो क्लास का नाम है ना। सो वो सबसे इजी है, C++ जावा तो वही फॉलो करते हैं कि जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। पीएचपी में पाइथन में क्या था कि अंडरस्कोर इनिट होना चाहिए, लेकिन ये पीएचपी है तो पीएचपी में, ये किसमें था, पाइथन में। पीएचपी में ये होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। So PHP provides a special function called underscore underscore construct to define a constructor. You can pass as many arguments you like into the constructor function. और जैसे हमने यहाँ पे 2 रिसीव किया, पहले वाले को टाइटल में पुट कर दिया, दूसरे वाले को प्राइस में पुट कर दिया, और जब इसका ऑब्जेक्ट आप बनाओगे तो आप ऐसे 2 वैल्यूज पास करोगे। तो ये पहली वाली जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट के नेम में चली जाएगी, ये प्राइस में चली जाएगी। सेम वे इसके लिए, इसके लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर अब इन वैल्यूज को गेट करके शो भी कर सकते हो, राइट। सो वी कैन डू दैट। और डिस्ट्रक्टर के लिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट होता है। वो अलग बात है कि डिस्ट्रक्टर में लिखने के लिए कुछ होता नहीं हमारे पास, ठीक है। वी डोंट हैव मच टू राइट, क्योंकि ठीक है डिस्ट्रॉय हो गया तो हो गया, अब हम क्या करेंगे उसमें। सो यू कैन डिफाइन अ डिस्ट्रक्टर फंक्शन यूजिंग दिस। यू कैन रिलीज ऑल द रिसोर्सेज विद अ डिस्ट्रक्टर। अगर आपने कुछ रिसोर्सेज यूज किए हैं तो वो यहाँ रिलीज हो जाते हैं, पर अभी आपके लेवल पे यू नॉट रिलीजिंग एनीथिंग, तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि उसका नाम अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट होना चाहिए, ठीक है। सो ये तो था कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। इसके बाद आपके पास मेजर पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स क्रिएटिंग वन क्लास यूजिंग अनदर क्लास। तो वो बिल्कुल जावा वाला सिंटेक्स है। आप लिखोगे क्लास, चाइल्ड क्लास का नाम, द सेम कीवर्ड एक्सटेंड्स, एंड देन पेरेंट क्लास का नाम, फिर कर्ली ब्रैकेट में उसके आगे की चीजें आ जाएंगी। तो जो भी आपकी पेरेंट क्लास है उसमें से ऑटोमेटिकली सब कुछ यहाँ पर इनहेरिट हो जाता है। So it automatically has all the member variable declarations of the parent class, and it also has all the member functions as the parent, which will work the same way as those over there in the parent class. तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, इन्होंने क्या बना लिया, पब्लिशर नहीं, अच्छा नॉवल लिया है। सो क्लास नॉवल ली है, उसमें एक्सटेंड कर लिया बुक्स को, तो बुक का टाइटल और प्राइस वो तो होंगे ही होंगे, इसके साथ एक्स्ट्रा हमने ऐड कर लिया पब्लिशर, ठीक है। फिर आपने सेट पब्लिशर और गेट पब्लिशर बना लिया। सो वी कैन डू इट। देन यू हैव फंक्शन ओवरराइडिंग। अब देखो, एक तो होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है कि आपका फंक्शन का नाम सेम है, पैरामीटर्स डिफरेंट है, और उसमें क्लासेस का कंसेप्ट है वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बट अगर आपके पास इनहेरिटेंस है, ओवरराइडिंग सिर्फ इनहेरिटेंस में होता है, अदरवाइज ओवरराइडिंग का कोई मतलब ही नहीं होता। So function overriding या method overriding is only in case of inheritance when we have a function with same name and prototype, मतलब number of arguments,
in the derived class as of 1 in the बेस क्लास. सो उसे कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग और मेथड ओवरराइडिंग. ठीक है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड आप पढ़ चुके हो, वही चीज यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन्ड है. देन दे हैव गिवन सम एग्जांपल्स फॉर दैट. ठीक है, इंटरफेसेस आई डोंट थिंक आपके सिलेबस में है, बट इंटरफेस का मतलब वही होता है यहाँ पे भी जो जावा में था, कि हम सिर्फ फंक्शन के डेक्लेरेशन दे देते हैं. ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा इंटरफेस मेल और इसके अंदर आपने एक फंक्शन डिक्लेयर करके छोड़ दिया. ठीक है, सेम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज कर रहे हो जावा वाला ही. सो इंटरफेस मेल से हमने इंटरफेस बना दिया. ठीक है, सो PHP 5 के बाद ये पॉसिबल है यूज करना. PHP 5 से पहले हम इसको यूज नहीं कर सकते थे. बट इंटरफेस का मतलब क्या होता है या पर्पस क्या होता है कि आप फंक्शन डिक्लेरेशन दे दो. अब जिस भी क्लास में आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे वहां पे ये फंक्शंस आपको बनाने ही पड़ेंगे. सो अगर आप ऐसा रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि किसी क्लास में ये फंक्शंस बनाने ही पड़े, तो हम उसको एक इंटरफेस में दे सकते हैं. देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट इंटरफेस. ठीक है, बाकी आपको क्लास के अंदर कोई कांस्टेंट चाहिए हो तो कॉन्स्ट कीवर्ड लिखकर आप वैल्यू पुट कर सकते हो. इसके साथ आपने $साइन भी नहीं देना है. ठीक है, सो इट कैन बी यूज एनीवेयर बट इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड. हम उसको यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कंसेप्ट भी जावा वाला है, पर इस पे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट यू कैन गिव इट अ रीडिंग. सेम जावा वाला कंसेप्ट है, कुछ डिफरेंट नहीं है. कि अगर आपने इंटरफेस में देखो क्या होता है, सिर्फ फंक्शन डेक्लेरेशंस होती हैं. लेकिन अगर आपने कोई क्लास बनाई है जिसमें कुछ फंक्शंस हैं, बट आप उसमें किसी एक फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ना चाहते हो, डिफाइन नहीं करना चाहते, तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो. पर अगर आप एक फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हो तो आपको क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा. किसी को याद है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और नॉर्मल क्लास में क्या डिफरेंस होता है? कैन यू टेल मी? Can you tell me the difference between an abstract class and a normal class? Abstract class और normal class में क्या difference होता है? वेरी गुड. एब्स्ट्रैक्ट क्लास की इंस्टेंशिएशन पॉसिबल है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते. सो फॉर दैट वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, whereas नॉर्मल क्लास के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं. ठीक है, तो उसका काम सिर्फ एड्रेस होल्ड करने के लिए आता है, वो भी सब क्लासेस के. तो अगर उसको बेसिकली हम इनहेरिटेंस में यूज करते हैं एंड वी कैन स्टोर इट्स एड्रेसेस ऑफ द सब क्लासेस ताकि उसके फंक्शंस कॉल हो सके. ठीक है, सो दैट्स अबाउट योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास. स्टैटिक कीवर्ड भी आप यूज कर सकते हो किसी भी डेटा मेंबर के साथ. जैसे हमने ये क्लास बनाई, इसके अंदर इस वेरिएबल को हमने स्टैटिक ले लिया. उससे क्या होता है, देखो क्लास के अंदर जो डेटा है वो दो तरह का होता है. एक होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक है, दूसरे होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स. तो नॉर्मली तो हम हमेशा इंस्टेंस वेरिएबल्स ही लेते हैं. जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी इसकी कॉपीज बनेंगी. सो मेमोरी फॉर इंस्टेंस वेरिएबल्स इज एलोकेटेड every time you create an object. So memory for instance variable is allocated every time an object is created. तो अगर आपने 5 ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो पांचों बार जितने भी डेटा मेंबर हैं सबको मेमोरी एलोकेट होगी. लेकिन स्टैटिक वेरिएबल ऐसा होता है जिसको एक ही बार मेमोरी एलोकेट होती है. सो मेमोरी इज एलोकेटेड ओनली once and is shared by all the objects. तो सारे ऑब्जेक्ट्स उस स्टैटिक वेरिएबल को शेयर करते हैं. जैसे यहां पर बनाया माई स्टैटिक और यहां पर प्रिंट करा रहे हैं हम इसको. दिस इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर 2 कोलन्स जो है. ठीक है, और इसके लिए आप दिस यूज नहीं कर सकते. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टैटिक वेरिएबल के लिए सेल्फ यूज करना पड़ेगा. हम दिस यूज नहीं कर सकते क्योंकि दिस पॉइंटर क्या करता है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट, है ना. दिस पॉइंटर क्या करता है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट. लेकिन स्टैटिक वेरिएबल तो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा. स्टैटिक वेरिएबल डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट. स्टैटिक वेरिएबल तो क्लास के ऊपर डिपेंड कर रहा है. सिंस वो क्लास के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो हम उसको सेल्फ लिख के रेफर कर रहे हैं. उसको दिस से आप रेफर
नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो ये जावा वाले जितने थे ये सब PHP 5 में ऐड कर दिए गए हैं, उसके ऑनवर्ड आप यूज कर सकते हो। जैसे फाइनल कीवर्ड से आप कांस्टेंट भी बना सकते हो, और अगर किसी क्लास के आगे आपने फाइनल लिख दिया तो आप उसको फर्दर इनहेरिट नहीं कर सकते। और अगर आपने किसी फंक्शन के आगे फाइनल लिख दिया तो आप उसे ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, सो वी कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड, वी कैन नॉट इनहेरिट द फाइनल क्लास। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल दिखा रहा है कि आप सब क्लास में से कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल कर सकते हो। जैसे आपने क्लास नेम बनाई, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फंक्शन बना दिया। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको अगर ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो आप क्लास का नाम, स्कोप, रेजोल्यूशन, फिर से क्लास का नाम देके पैरामीटर्स पास कर सकते हो। बट इतने लेवल तक का कोड लिखने के लिए आपको नहीं आएगा, सो डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट इट। ठीक है, सो PHP एक्सटेंड्स कीवर्ड आपको आना चाहिए। वो पता चल गया आपको कि इनहेरिटेंस इसी कीवर्ड से होती है। इसकी पूरी थ्योरी यहाँ पर गिवन है, आप थ्योरी यहाँ से लर्न कर सकते हो। The extends keyword is used to derive a class from another class. This is called inheritance. ठीक है, प्रॉपर्टीज, फिर आपके एक्सेस स्पेसिफायर्स हो गए, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, सो यू हैव इट ऑल लाइक दिस। फिर आपके पास यहाँ एक एग्जाम्पल भी दे दिया इनहेरिटेंस का फिर से, तो आप मल्टीपल एग्जाम्पल्स यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, वो तो हो गई आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडनेस। अब आता है फाइल हैंडलिंग। So PHP has many commands which help you to deal with the directories and files. ठीक है, but before we go for this, मुझे बताओ यहां तक क्लियर है सबको? डेफिनेटली चारू। अर्षद बेटा देखो, दिस कीवर्ड आप पहली बार नहीं कर रहे हो। दिस कीवर्ड यू आर डूइंग सिंस जावा। पिछले सेमेस्टर में भी था ना। आपने एक क्लास बनाई, क्लास में आपने कोड लिख दिया। ठीक है, मान लो क्लास है प्रोडक्ट, अब उसके अंदर प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है, कॉस्ट है। अब मेन में जाकर, मतलब मेन तो यहाँ पे खैर नहीं है, नीचे जाकर आपने कोड में उसके 3 ऑब्जेक्ट बना लिए। ठीक है, आपने 3 ऑब्जेक्ट बना लिए। आपने बनाया $P1 इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, फिर आपने P2 इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट एंड $P3 इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। अब यहां से जब आप एक फंक्शन को कॉल करते हो, आपने कॉल किया $P1 एरो। ठीक है, $P1 एरो शो, कुछ भी आपने इस शो को कॉल किया। अब कंट्रोल जाएगा वो शो वाले फंक्शन में। अब उस शो वाले फंक्शन में लिखा हुआ है कि एको दिस एरो नेम। अब देखो उसको क्या पता किसका नेम, वहां तो हमने नहीं बताया ना कि P1 का नेम है, P2 का नेम है, P3 का नेम है। हाउ डज द फंक्शन नो कि उसको किसका नाम प्रिंट करना है? आपके पास तो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तीनों में से किस ऑब्जेक्ट का नाम प्रिंट होगा उसको तो नहीं पता, राइट? तो वो कैसे पता चलता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ आप यहाँ एरो लगाते हो, अगर आपने $P1 एरो किया है तो दिस के अंदर P1 का एड्रेस जाएगा। तो अब ये दिस किसको रेफर कर रहा है? P1 को, तो P1 का नेम वो शो करेगा। अगर आपने इसको कॉल किया है P2 के साथ तो दिस में P2 जाएगा। अब जब वो दिस एरो नेम करेगा तो वो किसके नेम को यूज कर रहा है? P2 के नेम को। सिमिलर वे P3, तो दिस बताता है कि किस ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन कॉल हुआ है। विच ऑब्जेक्ट इज योर करंट ऑब्जेक्ट, किसके लिए फंक्शन कॉल हुआ है, एंड उसी के डेटा मेंबर्स को यूज करता है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। फाइन, सो दैट्स द पर्पस ऑफ दिस। बाकी आपके पास ये PHP में बहुत सारे डायरेक्टरी फंक्शंस हैं जो बने हुए हैं, जैसे कि आप chdir को कॉल कर सकते हो डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। अगर आपको रूट डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, कि हम किस फोल्डर में काम कर रहे हैं। सो इफ यू हैव टू चेंज द करंट फोल्डर, आप chdir यूज कर सकते हो। आपको रूट फोल्डर चेंज करना है, chroot कर सकते हो। आपको कोई डायरेक्टरी क्लोज करनी है, आपको न्यू डायरेक्टरी बनानी है तो dir आ सकता है। आपको देखना है कि अभी हम कौन सी डायरेक्टरी में, कौन से फोल्डर में काम कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम कहाँ पे रन हो रहे हैं, कहाँ सेव हो रहे हैं, तो आप गेट cwd कर सकते हो। उससे आपके पास करंट वर्किंग डायरेक्टरी आ जाती है। डायरेक्टरी बनी हुई है, यू वांट टू ओपन इट, मींस यू जस्ट वांट टू ओपन द फोल्डर सो दैट नाउ दैट बिकम्स आवर करंट फोल्डर, तो ओपन dir यूज कर सकते हैं। ये फंक्शंस का सिर्फ आपको इतना ही आ सकता है कि भाई इनके नाम पता हो कि क्या है, अदरवाइज कोई इसका कोड नहीं आता लिखने के लिए। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग जो है आपके पास,
वो है कि आप फाइल को ओपन कर सकते हो, फाइल में रीड कर सकते हो, फाइल में राइट कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ वी हैव अ मेथड कॉल्ड एफ ओपन। एफ ओपन की हेल्प से हम फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये फुल फॉर्म्स, ये पढ़ना नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको ये कोड है, ये इस फाइल का टेक्स्ट है। सो वी हैव अ फाइल नेम्ड webdictionary.txt, उसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। फिर आप यहां से फाइल को ओपन कर रहे हो, कैसे ओपन करते हैं? एफ ओपन webdictionary.txt और फिर मैंने क्या दिया? मोड। तो पहले आपको क्या देना पड़ता है? फाइल का नाम। दूसरी चीज जो आपको देनी होती है वो है मोड। मोड आप लोगों को पता है, वी हैव R, W, A एंड X। सो R stands for read, W stands for write, A stands for append और X क्यों यूज होता है? Anyone who can tell me why do we use X? ठीक है। सो एफ ओपन से आपकी फाइल ओपन होती है, एफ रीड से हम रीड कर सकते हैं, एफ क्लोज से हम उसको क्लोज करेंगे। सो रीड का मतलब है फाइल हैज टू बी रेड, उसके लिए एग्जिस्टिंग होनी जरूरी होती है। तो फाइल पॉइंटर स्टार्ट्स एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल, ठीक है। ओपन अ फाइल और राइट अ फाइल। सो आपको राइट मोड में अगर फाइल ओपन करनी है तो अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्रिएट कर देगा, अगर एग्जिस्ट करती भी है तो भी वो उसको ओवरराइट कर देगा, उसके कंटेंट्स इरेज हो जाएंगे और आप नए कंटेंट्स राइट कर सकते हो। ओपन अ फाइल फॉर राइट ओनली, दैट इज अपेंड, कि अगर एग्जिस्ट करती है तो उसमें जो कंटेंट है रहेगा, आगे और ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो न्यू बनाएगा फाइल को, पर इरेज नहीं करेगा, ठीक है। एक्स हम तब यूज करते हैं अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो वो उसको इरेज, इट्स सेम लाइक डब्ल्यू, इट्स सेम लाइक डब्ल्यू, बट डब्ल्यू क्या करता था? पुराना इरेज कर देता था। ये क्या कहेगा कि अगर एग्जिस्ट करती है तो फॉल्स दे देगा कि भाई मैं नहीं डिलीट करूंगा, लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो ये एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर देगा। फिर इन्हीं मोड्स के साथ आपके पास प्लस है, सेम पर्पस है जो पाइथन में था, कोई डिफरेंस नहीं है कि अब जब प्लस लगा दोगे तो रीड राइट दोनों काम कर सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास एफ रीड फंक्शन आ गया, एफ रीड फंक्शन की हेल्प से हम रीड करते हैं, ठीक है। सो कोड का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सो हमें क्या करना है, ये अब ये वाला देखो, आपने क्या किया? फाइल को ओपन किया, और डाई का मतलब क्या है कि अगर एरर आया तो ये मैसेज प्रिंट करो, अनेबल टू ओपन फाइल एंड क्लोज द पीएचपी पेज, ठीक है। उसके आगे पीएचपी पेज में कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। अदरवाइज हमने क्या किया? एको एफ गेटेस माई फाइल। तो ये गेटेस का मतलब क्या है? एक स्ट्रिंग रीड होगी और वो हमने स्क्रीन पे प्रिंट करा दी और फिर आपकी फाइल बंद हो गई। अब ये तो एक ही लाइन को रीड कर रहा है ना, आपको तो रीड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, जब तक सारी लाइंस रीड ना हो जाए। सो यू हैव टू कीप रीडिंग टिल यू रीच द एंड ऑफ द फाइल। सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड FEOF। इट गिव्स यू ट्रू अगर हम एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गए हैं, मतलब फाइल खत्म हो गई है। इट गिव्स यू फॉल्स अगर हम एंड ऑफ फाइल पे नहीं पहुंचे हैं। तो वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, तो जब तक एंड ऑफ फाइल पे नहीं पहुंचते तब तक सारी स्ट्रिंग्स को एक एक करके रीड, ये एक टाइम पे एक लाइन रीड कर रहा है। सो आपने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, फिर आपने लूप लगा लिया कि जब तक एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच जाते तब तक रीड करते रहो और उसको स्क्रीन पे प्रिंट करते रहो। सो दिस इज द कोड टू रीड अ फाइल एंड प्रिंट इट लाइन बाय लाइन ऑन द वेब पेज, ठीक है। अगर आपको पूरी लाइन नहीं रीड करनी, आप एक सिंगल कैरेक्टर रीड करना चाहते हो फाइल से, तो आप एफ गेट सी भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर मान लो आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि रीड द कंटेंट ऑफ अ फाइल एंड काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन इट। सो अगर आपको नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करने हैं तो आप एफ गेट एस की जगह एफ गेट सी लगा सकते हो। ओपन बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे, ये कंडीशन भी सेम होगी, पर ये जो आप रीड कर रहे हो इसकी जगह पर आप लिख सकते थे $CH इज इक्वल टू एफ गेट सी डॉलर माई फाइल, जो भी फाइल ऑब्जेक्ट का नाम है, और फिर हम यहाँ कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर CH इज इक्वल टू ए और CH इज इक्वल टू ई एंड लाइक दिस, तो अपना काउंटर वगैरह ले सकते हो। सो दिस इज द वे यू कैन रीड फ्रॉम द फाइल। क्या पूछ रहे हो वशिष्ठ? हु रेज हैंड? हैंड किसने रेज किया था बेटा, कोई डाउट है? हाँ जी। So that's how you can count the number of vowels, ठीक है। देन ये अगर आप
ऑनलाइन फाइल ओपन कर रहे हो बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, यू डोंट हैव टू डू इट, बट यू कैन चेक. अगर ऑनलाइन क्या, नॉर्मली भी अगर आप फाइल ओपन करते हो आप ऐसे कंडीशन लगा सकते हो. अगर ये फॉल्स देता है मतलब फाइल ओपन नहीं हो पाई. अगर ओपन हुई है तभी हम आगे का काम कर सकते हैं. और ये क्या होता है इसका पर्पस, इसने क्या किया, फाइल के साथ 1024 दे दिया कि मतलब इतने बाइट्स जो है हम एक साथ रीड करेंगे. ठीक है, ये फिर रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है आपको, यू डोंट हैव टू गो इनटू दिस, ये छोड़ देना पार्ट. ठीक है, ये अलाउ यूआरएल ओपन ये नहीं करना है, सो लीव दिस पार्ट, ये आप इसमें से नहीं करेंगे. ठीक है, बाकी फाइल्स के ऊपर परफॉर्म करने के ये कुछ फंक्शंस भी होते हैं, जैसे बेस नेम, ये आपको फाइल का नाम रिटर्न करता है. ठीक है, फाइल का ग्रुप होता है, फाइल टाइप्स होते हैं, वो चेंज कर सकते हैं हम. फाइल ओनर का नाम चेंज कर सकते हैं, एक फाइल को कॉपी कर सकते हैं दूसरी फाइल में. आप फाइल को डिलीट कर सकते हो, उसके लिए आपके पास अनलिंक या डिलीट दोनों में से कोई भी फंक्शन यूज हो सकता है. हम डायरेक्टरी का नाम देख सकते हैं कि ये फाइल कौन सी डायरेक्टरी में है. ठीक है, देन फ्री स्पेस एंड ऑल इज नॉट रिक्वायर्ड. एफ क्लोज हो गया, एफ एंड ऑफ फाइल हो गया. एफ फ्लश होता है. ठीक है, एफ फ्लश कि आपका जो बफर है उसको आपने क्लीन करना है. फाइन. सो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपको इसमें से जो हम यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में, बस उतने पता होने चाहिए. वैसे तो ये बहुत लंबी लिस्ट है ना, तो आप इतना याद कर सकते हो ना ही ये आता है. ठीक है, बट जो हमने इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखे हैं जो हमने अपने कोड में यूज किए हैं, दैट इज ओनली यू हैव टू रिमेम्बर. ठीक है, सो फाइल में अगर आपको राइट कराना हो तो राइट मोड में ओपन करते हैं. एफ राइट इज द फंक्शन जिसकी हेल्प से हम कुछ भी फाइल में राइट कर सकते हैं. तो आपको एफ राइट लिखना है, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, कॉमा जो टेक्स्ट आप फाइल में राइट कराना चाहते हो. तो वो टेक्स्ट ऑब्वियसली कहाँ से आ रहा होगा, किसी फॉर्म से आ रहा होगा, किसी पिछले पेज से आ रहा होगा जिसको आप राइट करा सकते हो. ठीक है, दैट्स इट. सो दिस इज व्हाट इज देयर. ये ओपन डायरेक्टरी वगैरह फिर से आ गया जो आपने ऊपर पढ़ा था. इट्स द सेम थिंग एक्सप्लेन्ड इन बिट ऑफ डिटेल. ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बनता है वो यही बनता है कि आपके मोड्स कौन कौन से हैं. सो यू मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन द मोड्स. ठीक है, एंड दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो आपसे बोल सकते हैं कि राइट अ कोड टू रीड द कंटेंट ऑफ अ फाइल एंड डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. अगर थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे तो आपसे ये बोल सकते हैं कि वॉवल्स काउंट करो, या आपको ये भी कोड आ सकता है कि रीड द कंटेंट ऑफ अ फाइल एंड कॉपी इट इनटू अनदर फाइल. दो हमारे पास कॉपी फंक्शन है, बट अगर आपको खुद से कॉपी करना होगा तो आप क्या करोगे, आप अपनी एक फाइल ओपन कर सकते हो रीड मोड में. जैसे आपने लिख दिया ओरिजिनल डॉट टीएक्सटी, रीड मोड में कर लिया. जिसमें आपको कॉपी करके दिखाना है उसको आपने राइट मोड में ओपन कर लिया. सो मैंने दूसरी ले ली, कॉपी org.txt. सो आई कैन टेक while not FEOF ब्रैकेट में $F1. तो जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता तो आपने यहाँ पर लाइन को रीड किया कैसे, F get s $F1. सो F1 में से रीड होके आ जाएगा एंड इसी को मैं राइट करा दूंगी F राइट किसके अंदर, F2 के अंदर. तो मैंने इस लाइन को F2 के अंदर राइट करा दिया. ठीक है, तो ये लूप जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम दोनों फाइल्स को बंद कर देंगे. सो दैट्स हाउ आई कैन कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल. एक फाइल से रीड करते गए, जो एक फाइल से रीड किया उसको दूसरी फाइल के अंदर राइट कर दिया. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू राइट इट. सो फाइल हैंडलिंग के ये नोट्स भी अच्छे हैं, एक ये भी है सिंपल से फाइल हैंडलिंग के नोट्स. अच्छा वही सेम ही है. ठीक है, सो ठीक है, आई विल सेंड यू दिस PDF. ठीक है,